सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि दूसरों का एहतसाब करने वाले नैब का अपना एहतसाब शुरू हो गया है और उंगलियां हुकूमत की तरफ भी उठ रही हैं। आज जैसे लाहौर में बारिश छमाछम बरसती रही, वैसे ही आज आला अदलिया में भी अहम केसेस की समाअत हुई। बात करें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की, तो यहां अपने तुंदो तेज बयानात, नित नई पेशगोइयों से दूसरों को आड़े हाथों लेने वाले शेख रशीद भीगी बिल्ली बने नजर आए। रेलवे के खसारे और गफलतों की दास्तान पर सुप्रीम कोर्ट सरापा सवाल थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे कि ट्रेन में आतिशजदगी के बाद तो शेख रशीद को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह फिर गरीब मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। सच यह है कि शेख रशीद की चर्ब जुबानी अदालत में किसी काम नहीं आई, लेकिन बाहर आकर मौसूफ ने अदालत में पेशी को अपनी इज्जत अफजाई करार दिया। कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट को अवाम की मुश्किलात का एहसास है। सच्ची बात है, और यह भी सच कि हुकूमत जाने इन मुश्किलात का एहसास कब करेगी। जबकि सिंध के शहरियों को साफ पानी की फराहमी केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स थे कि नैब इस्तेहसाली इदारा बन चुका। नैब के तफ्तीशी अफसरान 5 साल तक रेफरेंस तैयार नहीं कर पाते और आखिर में कहते हैं कि मुजरिम को जाने दिया जाए। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसहाक डार के घर की नीलामी के अमल को रोक दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट से अहद चीमा को भी जमानत मिल गई। उनके वकील का मौक़िफ़ था कि 1.5 साल हो गया है, लेकिन अब तक अहद चीमा के खिलाफ रेफरेंस पेश नहीं किया गया। ये नैब की नाअहली नहीं तो और क्या है? क्या इससे अपोजिशन के सियासी इंतकाम के इल्ज़ाम को तक़वियत नहीं मिलेगी, उंगलियां नहीं उठेंगी? सबसे पहले आज इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, ये जो पहला सबसे बड़ा मामला है शेख रशीद साहब का, यानी वाज़े कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब आपको तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। अब ये 60 अरब रुपए खसारे का या खुद नोटिस था जो साकिब निसार साहब ने लिया था, उसी का ये तसलसल है। वो दौर नून लीग का और आज तहरीक इंसाफ का कुछ बेहतर नहीं हुआ। 70 लोग आग लगने से जाँ बाक हो गए। उसके बाद शेख रशीद साहब मुस्ताफ़ी नहीं हुए। अब भी शेख रशीद साहब ने कहा है कि जनाब हम प्लान पेश कर देंगे कि किस तरह हमने खसारे से रेलवे को निकालना है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये प्लान पर अमल ना हुआ, 2 हफ्ते में जो प्लान देना है, असद उमर को भी बुला लिया गया है, तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि अब ये अदालत में मामला चला गया है तो अदालत इस चीज़ को दुरुस्त कर सकेगी कि रेलवे का खसारा ये ख़त्म हो सकेगा? देखिए, मामला ये है कि रेलवे के मामला तो है ही है, लेकिन इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, कराची का इशू हो, पाकिस्तान का इशू हो, अवामी मफाद का इशू हो, और सर्कुलर रेलवे के हवाले से आपने देखा कि चीफ जस्टिस बनने से पहले भी जब भी वो कराची जाते थे, जब हेयरिंग होती थी, किसी भी बेंच में बैठे होते थे, तो हमेशा इस बात पे वो कहते थे कि कराची के अंदर जो पुराना एक रेलवे का निज़ाम था उसको ख़त्म किया गया और उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अब सर्कुलर रेलवे बहाल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम जारी कर रखे। अब 6 किलोमीटर का मामला है, उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर ये मामला हल होना चाहिए, और सिंध हुकूमत को भी हिदायत की है कि वो भी वफाकी हुकूमत से तावन करे। दूसरी बात, जो बिजनेस प्लान उन्होंने पेश किया कि हम जनाब ये इस तरीके से निकाल रहे हैं खसारे से और प्रॉफिट में जाएगा, तो इस पे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये बिजनेस प्लान आपने जमा तो करा दिया है, साथ ही उन्होंने वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब को और सेक्रेटरी प्लानिंग जो है उनको भी बुला लिया है। जी। और उन्होंने कहा हम देखेंगे क्या वाकई इस पे मनो अमल भी हो रहा है या हमें सिर्फ ये कागजों के टुकड़े दे रहे हैं। फिर जो साथ जिस तरह के तेजगाम एक्सप्रेस का जो सान्या था, क्योंकि जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको तो इस्तीफा दे जाना चाहिए जी, क्योंकि जिस मिनिस्टर हैं आप मिनिस्ट्री के, 70 लोग जो हैं वो जल गए। जो आतिशजदगी का वाकया है आपके सामने ही, तो तेजगाम जा रही थी जो कराची से रावलपिंडी और रहीम यार खान के करीब वाकया पेश हुआ, तो उन्होंने कहा जी हम उन अफसरों के खिलाफ, तो उन्होंने कहा हमें पता है जिनके खिलाफ आप छोटे लेवल के कोई 2-4 अगर एहलकारों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, तो सबसे बड़े अफसर तो आप हैं रेलवे के, तो क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मामला यह है कि जो ही कोर्ट से निकले हैं, एक उन्होंने अफसर को मुअत्तल कर दिया है, बाकायदा उसके अहकाम जारी हो गए हैं। अब ये अक्टूबर 2019 का वाकया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब ये हुक्म दिया, रिमार्क्स आए
और शेख रशीद साहब ने उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए, अपनी स्किन सेव करने के लिए एक मुअत्तली के नोटिफिकेशन निकाल दिया है, एक अफसर जो है उसकी कुर्बानी दे दी है। अब देखना यह है कि क्या उस कुर्बानी से शेख रशीद साहब की जान, क्योंकि 12 फरवरी को दोबारा इसकी समात है और 12 फरवरी को ये मामला, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस प्लान पेश किया है, उस हवाले से जवाब देना पड़ेगा। असद उमर और सेक्रेटरी प्लानिंग को बुलाया गया है। सर्कुलर रेलवे के हवाले से 2 हफ्ते की जो डेडलाइन दी है, 6 किलोमीटर का जो मामला है कि उसको मुकम्मल करने की एक डेडलाइन दी गई है। तो क्या ये सारे मामलात जो हैं शेख रशीद शाह साहब वो बेहतर कर लेंगे? और जब वो मीडिया के सामने उनको करना पड़ा है पहली मरतबा, तो शेख रशीद साहब को कोई बात नहीं कर पा रहे थे। उनसे बार बार ये कहा रहा था कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। जी। तो कुछ को तो ये कह रहे थे जी आपकी ख्वाहिश है, अगर चीफ साहब मुझे कहें तो मैं दे दूंगा। तो मामला ये उन्होंने तो कहा है, कितनी दफा कहना है उन्होंने। खरल साहब, यही बात जो आप कह रहे हैं, बाबर डोगर साहब जो खरल साहब ने कहा शेख रशीद साहब जवाब नहीं दे सही तरह दे सके, उन्होंने तो कहा है कि हमने 70 लाख मैंने मुसाफिर बढ़ा दिए, मैं 18 घंटे काम करता हूं, हम सब कुछ बायोमेट्रिक पे ले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 2020 में भी आप पर्चियों पर सारा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम बायोमेट्रिक पे सब कुछ ले जा रहे हैं। 2013 से 2017 की ऑडिट रिपोर्ट है, हमारी जब ऑडिट रिपोर्ट आएगी तब मैं जवाब दूंगा। और वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सब कुछ बड़ा अच्छा होने जा रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो तो ये हैं कि इससे ज़्यादा करप्ट इदारा ही कोई नहीं है। रेलवे का पूरा महकमा सियासत में पड़ा हुआ है, रोज़ हुकूमत गिरा रहा है, बना रहा है। रेलवे से करप्ट पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं, रेलवे में कोई चीज़ दुरुस्त अंदाज में चल नहीं रही। तो फिर सच क्या है बाबर डोगर साहब? सामा साहब, सबसे पहले तो शेख रशीद साहब जो ये स्टेटमेंट दे के आए हैं वहाँ पर कि जनाब जो सानिया तेज़गाम था, जो तेज़गाम में आग लगने का वाक़या था, वो सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसकी साबिक इंस्पेक्टर जो है रेलवेज़ के, फेडरल इंस्पेक्टर रेलवेज़ जो है दोस्त अली लगारी, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि ये जो वाक़या हुआ था ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था, नाकिस मटीरियल यूज़ किया गया था और उसको गलत तरीके से वहाँ पर जो तारें पहुँचवाई गई थी और नाकिस तारें थी, नाकिस मटीरियल था, उसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार जो है उनको ये देखना चाहिए वो असल रिपोर्ट जो है वो मंगवाएं और शेख रशीद जो कोर्ट के सामने गलत बयानी कर आए हैं उसको देखें। बाकी रह गई जहाँ तक बात रेलवे की, तो अनफॉर्चुनेटली उसामा साहब जो भी बंदा आया उसने रेलवे को बस लूटा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। रेलवे आज भी इस वक्त भी लूटते रहे, 19 अरब रुपए के खसारे में जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, जिस रेलवे में इतने एक्सीडेंट्स होंगे, सानिया तेज़गाम शेख रशीद के इस 1.5 साल टेन्योर में मैक्सिमम ट्रेन के हादसे हुए हैं, दर्जनों। जब आप दर्जनों के हिसाब से एक्सीडेंट्स होंगे, जब इस तरह से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से ट्रेन में आग लगेगी, 80 मुसाफिर 70 मुसाफिर जलकर मर जाएंगे बेचारे मासूम लोग। मुझे एक बात बताएं, कौन ट्रेन में सफर करेगा, कौन ट्रेन के सर्विस पर एतबार करेगा? सर गरीब आज मोटरवेज बन रही है, लोग सफर तो कर रहे हैं, फिर भी क्या करें? डॉक्टर साहब आप टिकट्स लेने जाएं तो आपको टिकट नहीं मिलते, यही तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में और रेलवे के टिकट तो मिलते नहीं है, महंगे मिलते हैं, फिर भी किसारे में है। 12 फरवरी तक प्लान आ जाएगा। 6 महीने में, इस 6 महीने में 19 अरब रुपए का खसारा पहले 6 महीने में माली साल के। 4 अरब रुपया तो महीने का ये पेंशन पे जा रहा है। मुझे एक बात बताएं शेख शीशा, आपने खसारा कम करने के लिए किया क्या है, कौन से इकदाम किए हैं? एक पटरी है उस पर ट्रेनों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, एक ट्रेन लेट होती तो पीछे से सारी ट्रेनें सारी लेट हो जाती हैं। 10-10 घंटे लोग जो है वो ट्रेन वहाँ पर ट्रेनों में लेट हो रहे हैं, लेट अलहदा हो रहे हैं, हादसे अलहदा हो रहे हैं, लोग जानों से अलहदा जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान में ट्रेन चल रही तो वो मौजूद ही है। वो कह रहे हैं प्राइवेट को भी हम लेकर आएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम ट्रैक दे देंगे किराए पर। वो भी तजुर्बा नाकाम हुआ है उसामा साहब। सर 2 हफ्ते में फिर प्लान उसको प्राइवेटाइज करें, दे दे प्राइवेट सेक्टर को, उसको एक्सपेरिमेंट करने दें, उसको चलाने दें। ये ख्वाजा सार रफीक थे, वो चाइना से लोकोमोटिव लेके आए, वो सारे के सारे वैसे ही पड़े हुए हैं और वो चल ही नहीं सके और उस पर कमीशन जो है वो अलहदा से खाए गए। वो कोर्ट में गए तो वो कस्में खा गए। और उससे पहले जो अमेरिका से लाए थे वो हमारी पटड़ी और उन इंजन का आपस में कोई मुवाजना नहीं था, यानी उसके ऊपर वो चल ही नहीं सकते थे। अगर वो चलेंगे तो पटड़ी टूट जाएगी। अच्छा, ये जो हुक्म इम्तना की बात की है शेख रशीद साहब ने कि जी हुक्म इम्तना बड़े हैं, स्टे ऑर्डर्स हैं रेलवे के केसेस के, मैंने गुजारिश की है जी ये भी खत्म किए जाएं।
तो इनसे कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है कुछ लोग जमीनों पर काबिज हों, कुछ दीगर मामलात हों, कुछ पैसे रेलवे के लोगों ने देने हों। देखिए ये बात जो जब इस तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन एक 20 साल से तबाही है। जैसे तो पाकिस्तान ने जो एक बात की, उस पर जरा गौर से जरा उस पर भी गौर करें, जिस पे शेख रशीद साहब को भीगी बिल्ली बनना पड़ा। उनका आपका सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है, आपका सारा कच्चा रिपोर्ट है उनके सामने, हमारे सामने है। सारी रिपोर्ट जो भी चीजें हैं, सारा बायोडाटा हमारे पास है, हमारे सामने है। तो उसके बाद शेख रशीद साहब की बोलती बंद पहली दफा आपने देखा कि हुई है। मामला ये जो आप ये स्टे की बात करते हैं ना, स्टे कनाइमत से होते हैं। स्टे जब भी होता है महकमे की जब तक मिली भगत नहीं होगी। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कब स्टे हुआ है? शेख रशीद को एक चीज पे तो दाद दूंगा कि इन्होंने ये जो यहाँ पर लाहौर में जो स्टे तोड़वाया और स्टेट लैंड जो थी ये वापस करवाई, ये क्या इसको आप कहते हैं, ये जो था जी इंडस्ट्रियल एरिया? नहीं सर, ये गुरु मांगट बाल छोड़े, अभी अरबों रुपए की सिर्फ स्टेट लैंड थी जो उन्होंने वापस करवाई है। वो एक बार उन पे क्रेडिट है उनका, उसको तो दाद देनी पड़ेगी। वो अरबों रुपए की ज़मीन थी, बहुत बड़ा स्कैम था, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से चली आ रही थी, लिटिगेशन में थी, लेकिन इस दौर में आके वो स्टेट लैंड जो थी, रेलवे की ज़मीन थी, वो सारी वो क्लियर हुई है। तो ये एक क्रेडिट है। लेकिन जब मैं फिर अपनी वही बात करूँगा कि रेलवे में जहाँ इतने एक्सीडेंट्स होंगे, जहाँ पे इतने बेचारे लोग जानों से जाएंगे, रेलवे 10-10, 12-12 घंटे, अभी चंद दिन पहले की बात है कि 12 घंटे तो लाहौर से कराची की जो ट्रेन थी 12 घंटे लेट थी वो, और उसके साथ साथ मोटरवेज बन रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो कौन कोई बेवकूफ़ है जो रेलवे में सफ़र करेगा, जबकि आपको पता है कि 12 घंटे में तो लोग कराची पहुँच जाते हैं लाहौर से। तो रेलवे में जाएं, जान भी रिस्क पर रखें, उसके बाद लेट होने का भी खर्चा है। ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए शेख रशीद साहब, अब जो कोर्ट ने उन्हें कहा कि 2-3 हफ्ते में 2 हफ्ते में अपना 12 फरवरी को समाता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या जमा करवाएंगे। सर असद उमर साहब भी बड़े लायक आदमी हैं, वो भी कुछ शायद ले आएंगे कि जी किस तरह से हम इसको निकालेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 हफ्ते में आप इसको खसारे से निकाल दें, प्लान तो बता दें कि कब तक आप इसको खसारे से निकाल सकेंगे। आप क्या करेंगे, किस तरह सब क्या करेंगे? सर यही कहेंगे ट्रैक्स हम निकाल रहे हैं, सरकारी जमीनें हम बेच रहे हैं, रेलवे के ऊपर जो कब्जे हुए हैं जमीनों पर, रॉयल पाम की जो लैंड थी, रॉयल पाम की लैंड। अच्छा सर, सिर्फ यही नहीं है, ये तो बात सही है कि कहा गया कि बहुत ही करप्ट इदारा है, रेलवे में बड़ा खसारा है, सब एक से बढ़कर एक इदारा हमें तो यहाँ नजर आता है। अब नैब के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट में, इसी में जस्टिस गुलजार साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बेंच को हेड कर रहे हैं। नैब का केस वहां पर यह आता है कि साफ पानी अभी तक सिंध में मैसर नहीं है। जितने ये आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं उनका केस चलता है, और उस पर रिमार्क्स क्या हैं कि नैब तो इस्तेहसाली इदारा बन चुका है, और 6-6 साल गुजर जाते हैं, 4 गवाहों की जगह 200 गवाह ले आते हैं, 10-10 साल गुजर जाते हैं, केस का कुछ होता ही नहीं है। तो खैरल साहब ये तो अब मसला है। बिल्कुल। और अब ब्रेकिंग न्यूज ये भी सुन लें कि आज चीमा साहब भी रिहा हो गए। हाँ जी, वो जमानत पर आज चीमा साहब भी रिहा हो गए। पहले फवाद हसन फवाद साहब जो अरबों रुपए जिनके एहसासे निकले वो रहा हो गए। अभी आज चीमा साहब जिनके भी अरबों रुपए एहसासे निकले वो भी रहा हो गए जमानत पे। अब 3 केसेस थे, 2 में ऑलरेडी उनकी जमानतें हो चुकी हैं, और 2 में, दूसरे में जमानत पहले, एक में पहले हो चुकी है, एक में अब हो चुकी है। शाबाश देना फिर नैब को। तो अब मामला ये है, जो चीफ जस्टिस साहब जो रिमार्क्स देते हैं, पहले भी नैब के केस की प्रोसीडिंग में मुझे चीफ साहब के सामने पेश होने का मौका मिला, तो ये उनका बड़ा बुनियादी सवाल है और बड़ा अहम नुक्ता है जो उठाते हैं कि नैब का जो काम था वो उससे हट गया। नैब का काम ये नहीं है कि 10-10 साल केस चलाता रहे, ठीक, और किसी लॉजिकल एंड तक ना पहुंचे, और जब केस 10 साल के बाद मुलजम को खुद ही छोड़ दे या कहें ये इसमें भी है। साल डेढ़ हो गया जी चीमा को पकड़ा हुआ है। आपने तो सुना था कि ये तक कहा जा रहा था कि ये वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे आज चीमा और फवाद हसन। वो तो वही मसला है ना कि ऐसी कहानियों से तो नहीं काम चलता ना। जब तक आप उस केस को, मुलजम को अगर सजा नहीं होगी, उससे रिकवरी नहीं होगी, उसके क्या फ़ायदा। आप रिसोर्सेज, यही मामला चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि 6 माह में जो केस हल होना चाहिए उसके लिए आप 10-10 साल का वक्त लगा देते हैं, 4-4 साल आप रेफरेंस नहीं दायर करते, और जब 10 साल के बाद गवाह लाते हैं तब उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अफसर्स के ऊपर उन्होंने बर्मी का इजहार किया, और उनका अरबों रुपया आपने जो ज़ाया किया है क्यों ना आपसे रिकवर किया जाए। फिर ये हुकूमत से नहीं, उनका आपसे रिकवर किए जाएंगे। तो मामला ये है कि नैब जो है उसको परफॉर्मेंस जो है, जो चीफ जस्टिस साहब बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं। अब देखिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत 30 दिन के अंदर अंदर
आपने जो 90 दिन का रिमांड है, उसके बाद आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो भी है फाइनल करनी है, और 30 दिन के अंदर एहतसाब अदालत का जज जो है उस केस का फैसला करने का पाबंद है। मुझे ये बताएं, पिछले केस की जब समाअत थी 17/16, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से कि जनाब आप हमें ये बताएं कि आपके जो रेफरेंसेस हैं, क्या इसके मुताबिक जो बेंचमार्क बना हुआ है, क्या 30 दिन के अंदर फैसले हो रहे हैं? कुछ अदालतों में शॉर्टेज है जज साहबान की, तो वो भी नैब का काम है हुकूमत से टेकअप करे। अगर बाकी मामलात हैं तो इस पे भी नैब को कॉरस्पॉन्डेंस करनी चाहिए। ये खरल साहब वो चीफ जस्टिस हैं जो बात कर रहे हैं कि नैब को लूला लंगड़ा इदारा नहीं बनाना। नैब में ऐसी तरमीम वो कह रहे हैं कि गैर आईनी अगर हुई तो हम फैसला देंगे 6 महीने का। ये वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने वक्त दिया कि आप नैब के हवाले से कोई सही तरह कानून साजी करें, नैब को परफॉर्म तो करे ना। वाटर कमीशन जो है नैब को मजबूत करने की बात करता है आरओ प्लांट के तौर पर, वो ये कह रहा है कि नैब जो है इस्तेसाली इदारा बन चुका है। देखिए आरओ प्लांट जो है उनके मुलजम किसी को नहीं पकड़ा, वो प्लांट लगे नहीं, अरबों रुपए जाया हो गए, और वाटर कमीशन भी उन्होंने खत्म कर दिया। और कहा मैंने जाकर तो वही मसला है, नैब अगर गलत काम करेगा तो उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है जो चेक है, और तो किसी इदारे के अंदर नहीं। खतरा हो जाता है। बाबर डोगर साहब, क्या अब ख्वाजा बरादरान की बारी है रिहाई की, अब जमानत पर है यहाँ चीमा की, फवाद की, तो फिर ये छोड़े ड्रामा, ये क्यों? फिर ये तो जग हसाई होती है कि मीडिया में आ जाता है कि जनाब ये देखें इन्होंने कितनी वो खरल साहब लेकर आए, डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उनके बहनोई के, बहन के नाम, इसाक डार की रिकवरी है घर के ऊपर, उम्मीद है हम लगा के बैठे शायद ये हो जाए। वो तो सर अब क्या कर सकते हैं। साहब मुझे एक बात, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया। जो चेयरमैन नैब है, अब वो एक फॉर्मर जस्टिस हैं, अब चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि उनको चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि केसेस जो हैं उसमें क्या लिखुनाज है, क्या कमी है, क्या कोताही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ कमज़ोर हुई है, कहाँ पे प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है। अगर उनके होते हुए प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना काम ना कर पाए और केसेस जो हैं वो उसी तरह से जाएँ और उस पर कमज़ोर केसेस हों, कमज़ोर रेफरेंसेस हों, कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूटर जो है वो बेचारे, मैं खुद यहाँ पे हम प्रोग्राम में कह के मर गए कि ना यहाँ पे तो प्रोसिक्यूटर वो हैं जो PMLN के जो लॉयर विंग आज तक नहीं बदले, कोई नए लोग नहीं भर्ती हुए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनको तो ये पता ही नहीं है कि वाइट कॉलर क्राइम डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। अब इनके होते हुए इस तरह का जब आपके पास स्टफ होगा, इस तरह का जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तारीफ की है, अभी पीछे नैब की बकायदा तारीफ की है, नैब की कारकर्दगी की, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसमें बकायदा जस्टिस जावेद इकबाल साहब का नाम दिया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये भी लोगों को मामू बनाया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहीं एक लफ्ज नैब के बारे में नहीं कहा। ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान जो है उसका जो चैप्टर पाकिस्तान है, उन्होंने नैब के कहने पे उसकी तारीफ कर दी है। इंटरनेशनल ने नहीं सर, वो इंटरनेशनल की रिपोर्ट को, इंटरनेशनल की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना उसमें कहीं नैब की तारीफ नहीं की गई। एक तरफ आपके इंडिकेटर कम हो गए हैं, आप करप्शन में आप ऊपर चले गए हैं, और दूसरी तरफ नैब की तारीफ कर रहा है। और सामा खुदा का ना, मैंने कहा उनका स्पोक्समैन कह रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बंदा कह रहा है कि जनाब इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क में करप्शन बढ़ गई है, वो एक आधा दर्जा ऊपर नीचे होता है, और ये परसेप्शन इंडेक्स है, और ये है कि आप करप्शन के रोकने के लिए कितने इकदाम आप दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि करप्शन कम हुई है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी नुमाइंदा से तो का बंदा यहां क्या कर रहे हैं। मेरी एक बात सुने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहीं नैब की तारीफ नहीं की गई। अलबत्ता ट्रांसपेरेंसी जो पाकिस्तान का चैप्टर है उसमें उन्होंने तारीफ की है। और दूसरी एक चीज़ एक अहम जो है जी सर, लंदन में मुलाकात हुई है नून लीग की। अब आप कहेंगे उधर, उसका मैं लिंक बताता हूँ। वहाँ पर उन्होंने फैसला ये किया है कि जनाब शाहिद खान अब्बासी जो है उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। अब वो तो जेल में है, वो तो जेल में है, और मियाँ साहब ने कहा उनसे कहें कि जल्दी से अपनी वहाँ पर बेल करवाएं और आकर असेंबली में अपोजिशन लीडर का जो चार्ज है वो संभालें। तो ये वो भी जल्दी, आप जो बात कहते हैं ख्वाजा बरादरान की, मैं कह रहा हूँ कि शाहिद खान अब्बासी भी जल्दी बाहर। शहबाज शरीफ क्यों नहीं? शहबाज शरीफ पहले भी पता है कि उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब वो तो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे अभी, उनका तो लंबा प्रोग्राम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए आ रहे हैं। सर कोई नहीं आ रहे। मैं सामा साहब, शहबाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? नैब का तो हाल देख लिया आपने, पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्या बिगाड़ ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ अगले 3-4 महीने पाकिस्तान नहीं आ रहे। सर क्यों नहीं आ रहे? नैब ने क्या बिगाड़ लेना है? उनके जो छोटे छोटे उनके घरों के मुलाजिम टाइप बेचारे लोग थे, यहाँ चीमा, फवाद,
उनका कुछ नहीं बिगाड़ वो सकेंगे। अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे कि चेंज, वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई बड़ी बड़ी चेंजेस अगले 3-4 महीने में हो जाए तो वो शायद पाकिस्तान आए, वो इस आस में वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये शाहिद खान अब्बासी के वाले से एक मीटिंग हुई है जिसमें मियाँ साहब ने ये पैगाम भिजवाया कि शाहिद खान अब्बासी जो है उनको पैगाम भिजवाया, उनसे फ़ोन पर बात की है, उनसे टेलीफोन पर बात की है कि जनाब आप अपनी बेल करवाएं और आकर अपोजिशन लीडरी अब आपने करनी है, शहबाज शरीफ ने नहीं करनी। इसका मतलब है वो समझते हैं कि भरपूर ऑपोजिशन फिर तभी नजर देखिए आएगी। वो एक वाहद बंदा है जो अभी तक नवाज नवाज साहब के बयानिए के साथ अगर खड़े हैं ना तो वो है शाहिद खान अब्बासी साहब। मरियम की रिकमेंडेशन कौन सा बयानिया, मरियम नवाज साहिबा शरीफ उस बयानिए से भाग गया है, वो बयानिया देखिए शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ के साथ ये कमिटमेंट की थी कि वो मरियम साहिबा को फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे। ना तो शहबाज शरीफ साहब मरियम साहिबा को फौरन लंदन पहुंचवाने में वो काम कर सके हैं, दूसरी जानब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को वहाँ पे रखा ही इसलिए है। दो चीज़ें हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब अपने खिलाफ जो केसेस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है उसकी वजह से वो नहीं यहाँ पे कन्फ्रंट अगर कराया जाएगा हमजा से कि बाकी मामला या मुलजमान जो बड़े पकड़े हुए हैं जो फ्रंट मैन उनके, तो वो उनको ये है कि कहीं मेरे ऊपर केस जाना पक्का ना हो जाए। एक तो ये, दूसरा नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, उन्होंने इसलिए पास बिठाया और हुसैन नवाज बाकायदा उनकी और जो इसहाक डार है निगरानी करते हैं, जो वो मीटिंग करते हैं कि ये किनसे मिल रहे हैं और उनको प्रॉपर एक सर्विलेंस के अंदर रखा हुआ है। और यही वजह है कि उनको रोका हुआ है नवाज शरीफ, जब तक नवाज शरीफ की इजाज़त नहीं होगी वो नहीं आएंगे। और जो बात डोगर साहब ने की है शाहिद खान अब्बासी की, उनको कन्वे कर दिया है कि आप तैयारी पकड़ें लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए। और शहबाज शरीफ साहब को भी ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं पहली दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब के आगे वो खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, ना वो जिसारत कर सकते हैं। सर नैब का पर है, लॉ पर फैसले हो रहे हैं कि इसको अपोजिशन लीडर इसकी बेल करवाएं, अब उसकी बेल हो जाएगी, ये कर दे वो कर दे, नैब का सोई पड़ी हुई है। बात तो मेरा इशू ये है कि नैब कहाँ पर है, नैब के सारे बंदे को बेलें करवा रहे हैं, बेल भी उनकी हो जाएगी, अपोजिशन लीडर भी बन जाएंगे। आपने देखा पहले भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन का चार्ज है वो शहबाज शरीफ साहब से लेकर राना तनवीर को दे दिया गया। अब उनके पास अपोजिशन लीडरी थी, वो भी लेके शायद खान अब्बासी के हवाले कर दी जाएगी। बेल कब होगी, मरियम साहिबा जाने की तैयारी जो है वो भी आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, मेरा एक मशवरा उसके बाद खबरें आएंगी, ब्रेक का वक्त होने वाला है, जो है वो बेल पे बाहर चले जाएंगी। अच्छा, ब्रेक का वक्त होने वाला है। सिर्फ शॉर्ट कमेंट बाबर डोगर साहब, ये खबर मेरे सामने अभी चल रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया, शदीद बरहम हो गए हैं वाशी टीम पर कि जनाब महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। तो फिर इसहाक डार साहब को ही बुला लें, वो वहाँ बैठ कर भी उनकी जायदादें यहाँ पर महफूज हैं, उनको सारा कुछ मैनेज करना आता है। वो उन्होंने चूँकि इसीलिए तो बीवी के नाम लगा दिया था घर भी, कि कल को ये मसला होगा तो हमारा घर भी कोई ना बेच सके। तो वो भी इज़हार अमल रुक गया क्योंकि उनकी अहलिया के नाम था वो घर, उन्होंने 1989 में वो दे दिया था। महंगाई कैबिनेट में उन्होंने, जब तक कैबिनेट के 3-4 मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में कुछ पावरफुल लोग जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं उनको इमरान खान साहब हाथ नहीं डालेंगे, नहीं पकड़ेंगे, पाकिस्तान से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, आटे का बहरान एक नाम सामने आ चुका है, चीनी का बहरान नाम सामने आ चुका है, उसके बावजूद अगर खान साहब इधर उधर बंदों को ढूंढते रहे तो वो फिर वो नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे सर्दी का मौसम ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, लगता है कि अपोजिशन के मसाइल ख़त्म हो रहे हैं और हुकूमत के बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारत के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसी बारे में बात ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी करारदाद पेश हुई है यूरोपियन पार्लियामेंट में। ये अपनी नौयत की दुनिया में वाहिद पार्लियामेंट है कसीर मुल्की, 28 ममालिक तकरीबन इसमें शामिल हैं और सैकड़ों इसके मेंबर हैं और इन 28 ममालिक से इनका ताल्लुक है यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक। और यहाँ पर 150 लोगों की जानिब से 150 जो इस पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी जानिब से करारदाद पेश की गई है, जिसमें भारत में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके खिलाफ बात की गई है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों से, लाखों मुसलमानों से शहरियत छीनने की कोशिश है और फिर उनको ये मजबूर करने की कोशिश है कि अगर वो गैर मुस्लिम हो जाएं तो फिर उनको भारत की शहरियत मिल सकती है।
अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदाद कह रही है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, इस पर आलमी तंजीमें एक्शन लें, भारत को ना सिर्फ यूरोप के तमाम ममालिक 28 ममालिक मजबूर करें कि वो ये वापस ले ये कानून, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी मजबूर करना चाहिए भारत को कि वो ये वापस ले। तो बाबर डोगर साहब, ये तो बहुत बड़ी एक बात है कि यूरोप की पार्लियामेंट ये बात कर रही है और इस पर भारत पर यकीन बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, और भारत तो कह रहा है हमारा इंटरनल मामला है, इस पर यूरोपियन पार्लियामेंट कुछ नहीं कह सकती। देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो वहाँ पर उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं लग्जमबर्ग के, जो उसमें उसके रवा हैं सारे बिल के, जब उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया इंडिया की तरफ से, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो पार्लियामेंट है वो इंडिपेंडेंट है और दुनिया में किसी भी जगह से कोई भी इशू हम उठाकर उस पर डिबेट कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता। बाबर साहब, कता कलामी माफ़ी, शफक मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, ये यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं। शफक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए कि ये बहुत बड़ी बात है कि इंसानी हुकूक के लिए पूरी पार्लियामेंट की तरफ ये करारदाद आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये करारदाद पास हो सकेगी और इसके क्या असरात होंगे? देखिए, अभी जो हम रेजोल्यूशन किया था वो जॉइंट था 6 ग्रुपों के साथ, अंदाजन 600 MEPs जो 750 से हैं उन ग्रुपों में एक हिस्सा है। अभी मैं देख रहा हूँ 1-2 ग्रुप ने 1-2 अमेंडमेंट्स किए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ इन अमेंडमेंट्स कौन से मैं एक्सेप्ट करूँगा, कौन से रिजेक्ट करूँगा, लेकिन आखिरी फैसला पार्लियामेंट में होगा या अमेंडमेंट्स टेबल हो जाएंगी, लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि इनको सेलेक्ट करें या ना करें, ये मेरा फैसला होगा। और मेरा ग्रुप का रिकमेंडेशन होगा सुबह को, वेडनेसडे मॉर्निंग को, और ये डिबेट कल शाम 6 बजे के बाद होगा रिजल्ट्स टाइम। सो आपको वहाँ रात का टाइम होगा, लेकिन वोटिंग इसकी थर्सडे दोपहर के वक्त होगी। अच्छा, तो आपको डिबेट पहले होगा, वोटिंग सेपरेटली होगी क्योंकि वैलिड क्लोजेस है और रिकॉर्डिंग वोटिंग होती है। सर, एक तो हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप इंसानी हुकूक के लिए इतनी ज़बरदस्त करारदाद लेकर आए हैं। उम्मीद क्या है आपको, अगर ये करारदाद पास होती है, मेजॉरिटी इसके हक में वोट देती है, तो फिर क्या उसके असरात हो सकते हैं? ये होता है कि ये क्लियर मैसेज है कि हम यूरोप इंसानी हुकूक के सपोर्टर्स हैं, जहाँ भी हैं, कहाँ भी लोग हैं, किसी के मज़हब के हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और यहाँ इनका फ़र्ज बनता है। मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पर सभी के मिला के जाना, ये अकेला काम नहीं कर सकता कोई। बेशक मैं एक अकेला कश्मीरी हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ के यूरोपियन के हैं, मुख्तलिफ फ्रांस के, जर्मनी के जो भी हैं, हमारे UK के भी MEPs हैं। यहाँ पर जो मेरी अपोजिशन कर रहे हैं वो वही है जो फार राइट जिसको कहते हैं हम यहाँ पर, जो नेशनल फ्रंट है फ्रांस की, जो नियो नाज़ीज़ हैं, वो हमेशा हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन ये आम जो मेन स्ट्रीम ग्रुप हैं वो काफ़ी फिक्रमंद है कि ये CAA इंडिया का जो हो रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसका ये इम्प्लीकेशन के कह रहे हैं कि दूसरों मुल्कों से हम लोगों को पनाह देंगे लेकिन सिर्फ मुसलमानों को नहीं देंगे। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है और हमारा फर्ज बनता है कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और ये मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और ये तो एक वो ड्रामा भी सामने आया था कि कुछ जी यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनको हमने कश्मीर का दौरा कराया है, उनको वो बंद गाड़ियों में ले गए और जाकर एक जगह ठहरा के वापस ले आए। वही बोल रहे हैं ना अभी भी, वो 27 गए हैं, वही बोल रहे हैं उनके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 750 MEPs है, 27 नहीं है। उनमें से चंद बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। हमारी ग्रुप में 108 हैं सिर्फ रिन्यू यूरोप लिबरल्स, जो जिसमें मेरा हिस्सा है। सो मैंने अभी लोग यहाँ पे मुझे रोक के कह रहे हैं वी आर सपोर्टिंग योर रेजोल्यूशन। अच्छा शुक्र साहब, ये लोग मुझे कह रहे हैं, अगर ये ओपनली लोग मुझे स्टॉप कर रहे हैं कॉरिडोर्स में। अगर ये करारदाद पास हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ सैंक्शंस लग सकती हैं इंडिया पर? क्या इसकी मॉरल सैंक्टिटी होगी या कोई प्रैक्टिकल स्टेप? देखिए यहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर आएंगे इन फरवरी। उसके बाद ये इनका प्लान है कि इंडिया और EU समिट होने चाहिए। मैंने कहा सभी से कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हम हटना नहीं चाहिए। इंडिया आए, हम उनको यहाँ दावतनामा देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी और उनसे सोच नहीं मिलती। हमारा फर्ज बनता है एज यूरोप तो उनसे करें। देखें, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यहाँ मेरे सामने दूसरे रेजोल्यूशंस हैं 11 मुल्कों के खिलाफ, हम उनके भी आवाज़ उठाते हैं। जो हांगकांग में हो रहा है उनके खिलाफ हमने
आवाज़ उठाई। आज कल यमनी यहाँ पर आए थे मुझसे मिलने के लिए, वहाँ जो जंग हो रही है उससे रेजोल्यूशन लेने के लिए। आज सुबह ही बहरीन से लोग आए। सो ये नहीं कि मैं सिर्फ अकेला सिर्फ पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं सभी के लिए उठाता हूँ। यहाँ पर यूक्रेनियन आए थे, वो ना एशिया के ना मुसलमान है, लेकिन उनके लिए मैंने काम किया है। सो उस बुनियाद से मैं काम करता हूँ। और यहाँ तो इसलिए यहाँ मुख्तलिफ यूरोपियन MEPs वो कह रहे हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाला। लेकिन जो इस वक्त भारत में जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो तो बाकायदा बदला लेती। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर बोले, उन्होंने उनसे इंपोर्ट ही बंद कर दी। जो सबसे बड़ी इंपोर्ट की जाती थी और पाम ऑयल की, वो बंद कर दी। तुर्की से इंपोर्ट बंद कर दी। तो वो 1.25 अरब की आबादी है, तो वो ये जो ट्रेड की एक तरह से ब्लैकमेलिंग है वो भारत करता है। तो यूरोप को ये भी तो प्रेशर होगा, भारत कहेगा कि फिर हम आपको ट्रेड के लेवल पर प्रेशर तो होगा, लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज भी हैं। ठीक है, अगर हम उनसे तिजारत करना चाहते हैं तो हम आंख बंद नहीं कर सकते कि अगर कोई वहाँ नाइंसाफी हो रही है। सो हम उनसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है ट्रेड करें ना करें, कोई उसको मजबूर नहीं करता। मेरी ये राय होगी कि आप ट्रेड के लिए ये हम जो कह रहे हैं वो भारत के लिए बेहतरी है। इंसानी हकूक से प्रोटेक्ट करना हर मुल्क का फर्ज है। और उनका ये जो कत्ल हुए हैं, लोग जो मारे गए हैं, 27 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने 100 जख्मी हैं और कितने हजारों में तादाद में हैं। ये सिर्फ नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की जो यूजुअल टिटपटाट होती है, ये पूरी दुनिया बोल रही है। यहाँ के 28 मुल्कों के MEPs हैं, अकेले हम UK वाले नहीं हैं। आपको पता होगा मैं अकेला यहाँ पर कश्मीर का, और कोई नहीं है यहाँ पर। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और आप अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जब ये करारदाद इंशाल्लाह मंजूर होगी तभी हम आपसे रब्ता करेंगे, क्योंकि आप ये करारदाद लेकर आए हैं। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध सरकार की 5 साल की कारकर्दगी। आप सुनेंगे तो इंसान खून के आंसू रोता है कि वहाँ पर खुदकुशियाँ किस कदर बढ़ गई हैं और फिर भी किस तरह अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, उसके सबूत हमारे पास हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट शफक मोहम्मद साहब से, जो करारदाद लेकर आए और बड़े पुरुमीद हैं कि वो करारदाद पास हो सकेगी, क्योंकि 150 लोगों की तरफ से ये करारदाद आई है और ये है भारत के खिलाफ। और ये तारीख़ में पहली दफ़ा अपनी नौयत की इस तरह की करारदाद आ रही है भारत के ख़िलाफ़ कि वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है, बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बना रहा है। शफक मोहम्मद साहब खुद भी कश्मीरी हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। दबाव फिर भी है और भारत जिस तरह अपनी लॉबिंग करता है, पहले भी उसने एक लॉबिंग के तहत वो भी आपको पता है कि चीज़ सामने आ गई, किस तरह सैकड़ों जाली वेबसाइट्स चलाई जा रही थी और यूरोप के ममालिक में एक जालसाजी के ज़रिए लोगों को उनकी ब्रेन वॉशिंग के लिए फ़ेक न्यूज़ वहाँ पर फैलाई जा रही थी। भारत में बैठकर ये सब कुछ चलाया जा रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। इस तरह काम होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक यूरोपियन डेलीगेशन का नाम दिया गया, जबकि वो सरकारी तौर पर नहीं था, वो भी ड्रामा पकड़ा गया। शफक साहब ने बताया कि वो 27 लोग थे जो कि इंतहा पसंद लोग यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में हैं, लेकिन 750 लोग हैं। 28 ममालिक की ये पार्लियामेंट है और अगर इसमें करारदाद मंजूर होती है तो ये भारत पर एक बहुत बड़ा दबाव होगा और इससे आगे जाकर यह भी हो सकता है कि इन ममालिक पर भी दबाव आएगा कि ऐसे मुल्क के साथ किस तरह आप तिजारत कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा हथियार जो ममालिक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही नजर आता है कि माशी हथियार है और ट्रेड का। और इमरान खान साहब भी क़ौम-ए-मुत्तहिदा में जाकर ये कह चुके हैं, तकरीर में कह चुके हैं कि आप इंसानी हुकूक को, ये 80 लाख लोगों को जो गुलाम बनाया जा रहा है, जेल में रखा जा रहा है, सिर्फ अपनी मईशत के लिए, अपने कारोबार के लिए, ये ना होने दें कि इन लोगों का कत्लेआम होता चला जाए। और वो नज़र आ रहा है अब जिस तरह से बीजेपी जो बात कर रही है और दिल्ली में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उसमें ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर जो मुसलमान इस पर एहतजाज कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम बहुत इक़दाम उठाएंगे जो ही इलेक्शन जीत जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हैं और वो भी पार्लियामेंट के, बरतानिया की पार्लियामेंट के मेंबर है। चौधरी सरवर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है यूरोपियन पार्लियामेंट में ऐसी करारदाद आना भारत के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कश्मीरियों की फतह है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की।
क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे भाई पाकिस्तानी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, जो कि अभी लाइन पे भी हैं, इन सब लोगों ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। और जब मैं दिसंबर में यूरोपियन पार्लियामेंट गया था तो वहाँ पर 36 जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, मेरी उनसे मुलाकातें हुई थी और मैंने GSP प्लस और कश्मीर में होने वाला जो जुल्म है उससे मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को जो है वो आगाह किया था। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के बारे में इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का पार्लियामेंट में आना, ये कश्मीरियों के जो जद्दोजहद है उसकी फतह है, कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं उसकी फतह है। और ये पहला मौका है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसमें 28 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद हैं, कि उन्होंने कश्मीर के बारे में जो वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उनको कंडेम किया है और जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की है। और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने जो सिटीजन जो है अमेंडमेंट एक्ट है उसको के बारे में कहा है कि वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं उनकी भी वो खिलाफ वर्जी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और कहा है कि इस बिल को वापस जो है वो लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इंशाअल्लाह जुमरात को जब ये पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह पास होगा तो इंडिया को इससे बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और ये भी बात है कि अब पहले इंडियन जो हुकूमत थी उनका फॉल्स प्रोपेगेंडा जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन अब पहला मौका है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा और हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारी हुकूमत के लोग जो हैं बड़ी मेहनत की है हमने इंडिया की एट्रॉसिटीज को एक्सपोज करने के लिए, वहाँ जो कर्फ्यू लगा हुआ है। और अब बैन अल-अक़वामी बरादरी जो है इन नाइंसाफियों को, इस जुल्म को, इस तशद्दुद को, इस बर्बरियत को कंडेम भी कर रही है और इंडिया पे प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है कि वो इन जो गलत इक़दाम कर रहा है वो ना करे। और गवर्नर साहब, ये भारत का ये जो एटीट्यूड है कि जी ये हमारा इंटरनल मामला है, चाहे ये 28 ममालिक दुनिया के ये तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल होते हैं, वो ममालिक कहते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या लगता है कि करारदाद अगर आती है तो इससे तो बदनामी कितनी होगी और फिर उससे इम्पैक्ट तो एक जाता है, चाहे वो भारत जैसा कि जी हमारे 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, हाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखें आप, इंडिया का उनका प्रिंट मीडिया है, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर आप उनको देखें तो वो जो आहुजारी कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि इस रेजोल्यूशन से उनको कितना नुकसान पहुंचा है और कितनी तकलीफ जो हुई है। ये उनका कहना कि कश्मीर का हम आर्टिकल 370 जो है इसको हम चेंज करते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है जिसपे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, इंडिया ने खुद उन रेजोल्यूशन को तस्लीम किया है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें प्लेबिसिट का राइट जो है कश्मीरियों को दिया गया है, तो किसी सूरत में भी ये उनका अंदरूनी मामला नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि जो हमने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये भी अंदरूनी मामला है। जब यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बिल पास होगा तो इसको पता चल जाएगा कि दुनिया के 28 तरक्की याफ्ता ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव और दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट ये कह रही है कि नहीं, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। एक मजहब की बुनियाद पर एक ग्रुप को टारगेट करना, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना, उनको सिटीजनशिप से डिनायल करना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का मामला है, ये इंटरनेशनल लॉ जो है उसके खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी है। बिल्कुल सही, सही। बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, ख़ुद भी ये बरतानी पार्लियामेंट के रुकन से बात कर रहे थे। क्लोजिंग से पहले मैं चाह रहा हूँ, जो मैंने ब्रेक से पहले बात कही थी सिंध के हवाले से, 5 साल के दौरान 1300 से ज़ायद अफराद ने ये ख़ुदकुशी की है, लेकिन वक्त मुझे बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर कल बात कर सकें। और दूसरी तरफ ये चीज़ भी सामने आई है कि सिर्फ पानी का, साफ़ पानी के जो प्रोजेक्ट थे उनमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है, बहुत बड़ी स्टोरी है, इस पर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।